हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार के बारे में। दिमागी बुखार क्या है, ये कैसे फैलता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इंसेफेलाइटिस से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कमेंट भी करिए। चावलों के खेतों में पनपने वाले मच्छरों से प्रमुख रूप से क्यूलेक्स ट्राइटेनिरिहीचस समूह यह मच्छर जापानी एन्सीफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। सेंट लुई एन्सीफेलिटिस वायरस एंटीजेनिक्सली से संबंधित एक फ्लेवी वायरस जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस से संक्रांत पालतू सूअर और जंगली पक्षियों के काटने पर मच्छर संक्रांत हो जाते हैं। इसके बाद संक्रांत मच्छर पोषण के दौरान जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस काटने पर मानव और जानवरों में जाते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस पालतू सूअर और जंगली पक्षियों के रक्त प्रणाली में परिवर्धित होते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस के वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, यानी यह संक्रामक बीमारी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह वायरस किसी उस व्यक्ति को छूने या चूमने से नहीं आ सकता है जिसे यह रोग है, या किसी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी से जिसने किसी इस प्रकार के रोगी का उपचार किया हो, केवल पालतू सूअर और जंगली पक्षी ही जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस को फैला सकते हैं। यानी जापानी एन्सेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर फ्लेवी वायरस संक्रमित होते हैं। यह संक्रामक बुखार नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये क्या है जापानी बुखार? यह एक दिमागी बुखार है जो फ्लेवी वायरस के संक्रमण से फैलता है। यह सूअर और जंगली पक्षी में इस बीमारी के विषाणु होते हैं। साल 1871 में जापान में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम जापानी इंसेफेलाइटिस या जापानी बुखार नाम दिया गया। ये मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। जिंदगी भर भारी बुखार जापानी। भारत में जापानी इंसेफेलाइटिस किस किस राज्य में ये फैला हुआ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, खास करके गोरखपुर बस्ती मंडल, असम, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड में यह फैला हुआ है। ये बच्चों को प्रभावित करता है। आप भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, जहाँ रेड कलर से चिन्हित किया गया है, वहाँ सब जगह हैं जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस या जापानी बुखार के क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द होना, लाल आँखें, थकान, चिड़चिड़ापन, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत, हाथों पैरों में अकड़न, ये लक्षण हैं जापानी इंसेफेलाइटिस के। लक्षण में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। सिर दर्द के साथ बुखार को छोड़ करके हल्के संक्रमण में और कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं होता है। यानी
जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे जेई भी कहा जाता है, इसके सामान्य लक्षण में सर दर्द और बुखार के अलावा और कोई नहीं दिखता है लक्षण। लेकिन जब गंभीर प्रकार के संक्रमण होते हैं उसमें सिर दर्द, तेज बुखार, गर्दन में अकड़न, घबराहट, कोमा में चले जाना, कंपकपी, कभी कभी ऐंठन विशेष रूप से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, और मस्तिष्क निष्क्रिय बहुत कम मामले में देखने को मिलता है, और पक्षाघात, ये सब लक्षण इसके हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस की संचयी कालावधि सामान्यतः 5 से 15 दिन होता है। यानी ये बीमारी जो है जापानी एंसेफेलाइटिस 5 से 15 दिन तक इसका रहता है। इसकी मृत्यु 0.3 से 60% तक है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जापानी एंसेफेलाइटिस जो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल में फैला था, यह कुछ साल तक 2005 से लेकर के 2016 तक बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद ये बहुत तेज़ी से कम हो गया है और अब नहीं के बराबर है। बहुत कम बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। पिछले 20 सालों में हर 4 बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो जाती थी, मौत हो गई, जिनमें यूपी की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब जो है काफ़ी कम हो गया है, मौत की संख्या भी और बीमार बच्चों की संख्या भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष अभियान चला करके संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं दस्तक इस बीमारी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। इसके पहले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे भर्ती होते थे, यहाँ तक कि बेड भी नहीं मिल पाते थे। अब इस बीमारी पर काफ़ी कंट्रोल किया जा चुका है। इसके उपचार क्या हैं, इस बीमारी के क्या उपचार हैं? इसकी कोई विशेष चिकित्सा नहीं है, गहन सहायक चिकित्सा की जाती है। यह रोग अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर होता है। क्षेत्र विशेष के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, वहाँ प्रतियुक्त सक्रिय ड्यूटी वाले सैनिक, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वालों को यह बीमारी अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में जापानी एंसेफेलाइटिस सामान्यतः नहीं होता है। जापानी एंसेफेलाइटिस के लिए भारत में निष्क्रिय मूषक मेघा व्युत्पन्न इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन डिराइव्ड जेई जापानी एंसेफेलाइटिस टीका उपलब्ध है। यानी जापानी एंसेफेलाइटिस का टीका एक मुख्य बचाव है। इसके साथ ही साथ ज़रूरी है कि मच्छर से बचा जाए, घर के आसपास साफ़ सफाई रखा जाए, तो इस बीमारी से कंट्रोल किया जा सकता है। और जापानी एंसेफेलाइटिस अधिकतर छोटे बच्चों में ही होती है, इसलिए उस बच्चों का समय से टीकाकरण करा लिया जाए और मच्छर से बचा जाए, साफ़ सफाई रखा जाए। इसी बीमारी को हम नौ की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी से अधिकतर छोटे बच्चे ही प्रभावित होते हैं। तो अगर हम सावधानी रखें, बच्चों को बचाने के लिए उन्हें पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं, मच्छर से बचा के रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के आसपास या गांव मोहल्ले में सुअर बाड़े न हों, और बरसात के मौसम में विशेष करके मच्छरों से बचे रहें। इन सभी बातों का ध्यान रखें तो इस बीमारी जापानी एंसेफेलाइटिस नौ की बीमारी या जेई से हम बच सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत काफ़ी हद तक उपलब्धि हासिल कर ली है। आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें और सुरक्षित रहें।
तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।